नमस्कार दोस्तों, नेक्स्ट आईएएस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है सपना कुशवाहा और आज का जो हमारा डिस्कशन का टॉपिक है आप देख सकते हैं, इसकी हेडलाइन है रेयर ढोल्स रिटर्न टू आसाम्स बारनोडो सेंचुरी। और इसी के साथ ही पूरा टॉपिक आपका जीएस पेपर 3 एनवायरमेंट से संबंधित है। यहाँ पर हम समझेंगे ढोल के बारे में और साथ ही साथ इस सेंचुरी के बारे में भी समझेंगे। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हालिया घटनाक्रम की। तो हाल ही में असम के बोरनाडी वन्यजीव अभ्यारण्य में ढोल की उपस्थिति पुष्टि की गई है और ये काफ़ी टाइम बाद इस एरिया में ये ढोल देखने को मिले हैं। और यहाँ पर जो कैमरा ट्रैप हुआ था, जो ज़मीनी सर्वेक्षण हुआ था, उसके माध्यम से इन्हें यहाँ पर काफ़ी टाइम के बाद देखा गया है, जो कि वन्य जीव के लिए, जो कि जैव विविधता के लिए काफ़ी एक अच्छा संकेतक माना जा रहा है। इसी क्रम में आगे बढ़ते और समझ लेते हैं ढोल के बारे में। आपको बता दें कि ढोल को इंडियन वाइल्ड डॉग भी कहा जाता है। सबसे पहले हम बात करेंगे इसके वैज्ञानिक नाम की। तो इसका नाम है कून अल्पिनस और इसे कई और अन्य नामों से भी जाना जाता है। वो कौन कौन से नाम है एक बार उनको भी देख लेते हैं। तो इन्हें अक्सर भारतीय जंगली कुत्ता, सीटी बजाने वाला कुत्ता, लाल भेड़िया, लाल कुत्ता और पहाड़ी भेड़िया के नाम से भी जाना जाता है। ये मुख्य रूप से इनका निवास स्थान जो होता है वो घास वाली भूमि होती है। और अब बात करेंगे इसकी वितरण की कि ये किन किन देशों में, किन किन एरिया में पाया जाता है। तो ये पश्चिमी घाट में पाया जाता है, मध्य भारत में पाया जाता है, पूर्वी घाट, पूर्वोत्तर भारत और हिमालय की तलहटी के वन क्षेत्र में ये मुख्य रूप से पाए जाते हैं। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि आपको इसकी संरक्षण स्थिति के बारे में पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम IUCN रेड लिस्ट में इसकी स्थिति की बात करेंगे। तो यहाँ पर इसे इंडेंजर्ड श्रेणी में रखा गया है और साथ ही साथ इसे वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 2 में भी शामिल किया गया है। इतना समझने के बाद अब हम आगे बढ़ेंगे और देख लेंगे कि इन्हें कौन कौन से खतरों का सामना करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से इनकी संख्या काफी कम है और इनकी उपस्थिति भी काफी कम है। अब सबसे पहला है वनों का विखंडन। तो डेवलपमेंट के कारण, इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण, यानी कि सड़क, रेलवे, इन सभी के निर्माण के कारण क्या हो रहा है कि वनों का जो एरिया है वो कम हो रहा है। साथ ही साथ शिकार प्रजातियों की कमी, यानी कि ये जिन जीवों का शिकार करते हैं, जिन पर निर्भर रहते हैं, उनकी भी संख्या में कमी हो रही है और ये अक्सर भोजन की तलाश में मानव वाले एरिया में चले जाते हैं, जिसके कारण वहां पर इन्हें मानव वन्यजीव संघर्ष का भी सामना करना पड़ता है। और इसमें होता क्या है, कई बार मानव की भी मौत हो जाती है इन वन्यजीवों के द्वारा और कई बार वन्यजीव की भी मौत होती है मानव के द्वारा। और साथ ही साथ इनकी हड्डी और इनकी दांतों के लिए इनका अवैध शिकार भी किया जाता है। और एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि पालतू कुत्ते से फैलने वाले रोग, जिसमें कि आपका रेबीज, कैनाइन डिस्टेंपर शामिल है, इसके कारण भी इनकी संख्या कम हो रही है, इनकी मौत हो जाती है। अब इतना समझने के बाद हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे बोरनाडी वन्यजीव अभ्यारण्य की। तो सबसे पहले पता होना चाहिए कि ये किस राज्य में स्थित है। तो ये असम राज्य में स्थित है और किस जिले में, असम के उदलगुरी एवं बक्सा जिले में ये स्थित है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात जो इसे खास बनाती है वो ये है कि ये भारत भूटान अंतर्राष्ट्रीय सीमा के निकट स्थित है। आप यहाँ पर देखिए कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी स्थित है और इसी के साथ ये पूर्वी हिमालय की तलहटी में स्थित है। इसकी स्थापना हुई थी 1980 में और 1980 में जब इसकी स्थापना हुई थी तो कुछ विशेष उद्देश्य थे जिनकी वजह से इनकी स्थापना की गई थी। तो उस टाइम वहां पर हिस्पिड हेयर, जिसका कि वैज्ञानिक नाम है कैप्रोलागस हिस्पिडियस, और पिग्मी हॉल, जिसका कि वैज्ञानिक नाम है पोर्कुला साल्विनिया, इन दोनों के संरक्षण के लिए ही इस वन्यजीव अभ्यारण्य की स्थापना की गई थी। कब? साल 1980 में। तो ये आप याद रखिएगा। और इसी क्रम में अब आगे बढ़ते हुए इससे संबंधित कुछ भौगोलिक विशेषताओं को भी हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पर पाई जाने वाली प्रमुख नदियों के बारे में। तो यहाँ से निकलती है बोरनाडी नदी, जो कि इसकी पश्चिमी सीमा बनाती है अभ्यारण्य की। और याद रखिएगा कि बोरनाडी नदी के नाम पर ही इस अभ्यारण्य का नाम क्या पड़ा है, बोरनाडी वन्यजीव अभ्यारण्य। और इसी के साथ नालपारा नदी की बात करेंगे तो ये अभ्यारण्य की पूर्वी सीमा बनाती है और ये निकलती कहाँ से, भूटान से। अब जलवायु की बात कर लेते हैं कि यहाँ पर किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। तो यहाँ पर उपोष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है और एक और विशेषता ये है कि यहाँ पर बारिश के टाइम पर बहुत ज़्यादा वर्षा होती है और साथ ही साथ यहाँ पर घने वन और घास भूमियां देखने को मिलती हैं। इतना समझने के बाद अब आगे बढ़ेंगे और बात कर लेंगे यहाँ पर पाई जाने वाली जैव विविधता के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर पाई जाने वाली वनस्पति के बारे में, फिर हम बात करेंगे जीव जंतुओं के बारे में। तो वनस्पति की बात करेंगे तो यहाँ पर उष्णकटिबंधीय अर्ध सदाबहार वन, नम पर्णपाती वन, शुष्क पर्णपाती वन और घास भूमि
पाई जाती है और मुख्य रूप से यहाँ पर अल्स्टोनिया स्कॉलरिस, गरुगा पिनाटा, टूना सिलियाटा, मेसुआ फेरिया, टर्मिनिलिया चेबुला और मिलोटस रेपेंडिस यहाँ की मुख्य प्रजातियां हैं वृक्षों की। और जीव जंतुओं की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर हिस्पीड खरगोश और एशियाई हाथी, रॉयल बंगाल टाइगर, भारतीय बाइसन और हॉग हिरण यहाँ पर मुख्य रूप से पाए जाते हैं। इसके अलावा कुछ और अन्य जीव जंतु भी यहाँ पर पाए जाते हैं। और यही था आज का हमारा पूरा डिस्कशन। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और इससे संबंधित एक अभ्यास प्रश्न को भी देख लेते हैं। तो प्रश्न है, बोरनाडी वन्यजीव अभ्यारण्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपके पास 3 कथन है। पहला है, यह असम के उदलगुरी और बक्सा जिलों में स्थित है। दूसरा कथन है, इसकी स्थापना मुख्यतः पिग्मी हॉग और हिस्पीड हेयर के संरक्षण के लिए की गई थी। और तीसरा कथन है, यह भारत का पहला बाघ अभ्यारण्य है। आपको बताना है कि उपरोक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है। ऑप्शन ए है केवल 1 और 2, ऑप्शन बी है केवल 2 और 3, ऑप्शन सी है केवल 1 और 3 और ऑप्शन डी है 1, 2 और 3। और इस प्रश्न का उत्तर आपको हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में इसी तरह कुछ अहम और जरूरी खबरों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।